एक लड़का जो हॉस्पिटल जाता है और उसे बहुत ही भयंकर बीमारी से ग्रसित होता है, पीड़ित होता है। वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद देखता है तो एक लड़की को देखता है। जब देखता है तो लड़की उसको देखती रह जाती है और वो लड़की को देखता रह जाता है। अचानक लड़की आती है और वो बिल्कुल उसके पास आकर वो लड़की के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी, एक नई सच्ची घटना, नई स्टोरी को लेकर जो दिल्ली की कहानी है। इससे पहले हम आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल बटन दबा लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे और हमें हौसला मिले। बात करते हैं, ये कहानी एक लड़का रहता है जिसका नाम योगेश होता है। वो एक परिवार में रह रहा होता है, अच्छे से रहने के बाद कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद उसकी शादी करा दी जाती है। उसकी शादी हो जाती है, लड़के का नाम योगेश होता है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम अंजू होता है। तो योगेश की अंजू से शादी हो जाती है। शादी होने के साथ-साथ वो अच्छे से दोनों रह रहे थे। दोनों ने शादी जो की थी, वो दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। पहले घरवाले नहीं मान रहे थे, बाद में घरवाले मान गए थे और अच्छे से फिर दोनों रहने लगे थे। अंजू जो रहती थी वो गदरपुर की रहने वाली थी और जो योगेश था, योगेश की शादी जो योगेश दरियागंज में रहता था, दिल्ली दरियागंज में रहता था। वहाँ योगेश के साथ उसकी शादी हो जाती है, दोनों लव मैरिज शादी करते हैं, हँसी-खुशी से अपना समय व्यतीत करते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि योगेश एक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी जिसमें योगेश जॉब कर रहा होता है। उस प्राइवेट कंपनी में जब योगेश जॉब करता, शाम को घर आता और घर आने के बाद पत्नी यानी कि जो अंजू थी बहुत अच्छे से उसे प्यार करती, दुलार करती, खाना देती, सब कुछ करती, परिवार को भी अच्छे से चला रही थी। लेकिन एक दिन होता ऐसा है कि जो योगेश होता है, योगेश जिस कंपनी में काम करने जाता है, वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम था मधु। बहुत ही खूबसूरत थी और काम भी कर रही थी, अच्छी पोस्ट पे थी। ये बहुत ही खूबसूरत थी तो उसका काम क्या था? उसका काम ही यही था कि लड़कों को फँसाना। वो बस इतना ही चाहती थी कि लड़कों से पैसे ऐंठे और निकल लिए। उसने जो योगेश ने उसको जब देखा, जब वो नई-नई मतलब उस काम में जॉइन हुई थी, तो जब योगेश ने देखा तो योगेश उसे देखता रह गया और देखता रह गया तो उसने सोचा क्यों ना इससे बात की जाए। धीरे-धीरे बात यहाँ तक पहुँची कि लड़की तो चाहती ही ऐसे थी कि अमीर घर के लड़कों को फांसो और फांसने के बाद पैसा ऐंठो और निकल लो। तो योगेश उसके पास उसके भी जाल में धीरे-धीरे फँसने लगा। योगेश उसके पास जाता है, लड़की भी जाती है क्योंकि लड़की यही चाहती थी। दोनों में बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद एक-दूसरे से नंबर शेयर होते हैं। नंबर शेयर होते हैं, बातें होने लगती हैं दोनों में। इधर योगेश की पत्नी जो अंजू थी, अंजू को इसके बारे में कोई ज़रा-सी भी भनक भी नहीं लगती। योगेश वहीं कंपनी में जाता और अच्छे से काम करता। पहले अगर कोई काम होता था तो अंजू कहती थी, अगर कोई उसे दिक्कत होती थी, कोई परेशानी किसी चीज़ को मँगाना होता था तो योगेश छुट्टी कर लेता था। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ समय के बाद वो उसकी पत्नी जो अंजू थी वो लगातार ये देख रही थी कि योगेश जो है वो छुट्टी नहीं कर रहा है और अगर छुट्टी के लिए बोलती भी है, वो अगर कभी कहीं जाने के लिए बोलती है और कहती है आप छुट्टी कर लो और हम साथ में चलेंगे, तो वो मना कर देता। और उसे वो कहता था कंपनी में हमें बहुत ज़रूरी काम है, ज़्यादा काम है। मतलब वो उसे कुछ ना कुछ बहाने गिना देता था। मतलब उसका भी बहुत अच्छे से जो मन था वो लगने लगा कंपनी में। कंपनी में क्यों लगने लगा? क्योंकि कंपनी में ही वही जो उसकी जीएफ थी, यानी जो बोले तो जीएफ बनाई थी उसने, जैसे मधु थी, उससे प्रेम होने लगा था, उससे लगाव हो गया। दोनों वहाँ अच्छे से रह रहे थे। इधर मंजू जो योगेश होता है, तो योगेश मधु को बता भी देता है, सारा कुछ बताता है कि हमारी पत्नी है और हमारी पत्नी भी अच्छे से रह रही है हमारे साथ, हमारी शादी हुई है। तो मधु कहती है, बोली हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम आपके साथ रहेंगे, आपसे शादी करेंगे। तो योगेश तो बिल्कुल खुश हो जाता है। योगेश कहता है कि हाँ ठीक है, हम शादी करेंगे। तो वो बोलती है, फिर पत्नी का क्या करोगे? दोनों एक साथ रह लेंगी। तो वो बोलता है देखते हैं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन मधु बोलती है हम अगर रहेंगे तो हम अकेले रहेंगे, आपको पहली पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। अब योगेश इस तरह से उसकी जो खूबसूरती थी उस पे फ़िदा था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। उसके मतलब प्यार में बोलें, अगर प्रेम में बोलें तो बिल्कुल पागल हो चुका था उसके मोह में। तो योगेश क्या करता है, वो सोचता है अच्छा क्यों ना पहली पत्नी जो थी अंजू थी उसको छोड़ दिया जाए। वो ये बात अपनी पत्नी से शेयर करता है और बोलता है कि हमें आपसे
तलाक चाहिए, क्योंकि आए दिन धीरे-धीरे झगड़े होने लगे थे। तो वो पूछती है बात क्या है कि हमें बात बताओ, क्यों छोड़ना चाह रहे हो, क्या बात है? क्यों तलाक चाहिए तुम्हें हमसे? हम अच्छे से रह रहे हैं, घर परिवार का ध्यान दे रहे हैं, मम्मी-पापा का ध्यान दे रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? तो फिर वो बताता है, वो कहता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की है जिसका नाम है मधु। हम उससे प्रेम करने लगे हैं और हम उसके बिना नहीं रह सकते। और आपको जो है वो तलाक देना पड़ेगा और हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये सुनकर जो अंजू होती है बिल्कुल परेशान हो जाती है, एकदम हैरान हो जाती है। वो ये बात अपनी मम्मी से शेयर करती है, अपने मायके में फ़ोन लगाती है, फ़ोन लगाने के बाद अपनी मम्मी को बताती है, तो उसकी मम्मी को बताने के बाद तो वो जब मम्मी को बताती है, तो मम्मी बोलती बेटा क्या कर सकते हैं? जब वो बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे तो आप देखो आपको क्या करना है। वो बहुत समझाने की उसकी मम्मी भी योगेश को समझाने की बहुत कोशिश करती है, उसका परिवार समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं करते हैं और अच्छे से रहो, आपको दिक्कत क्या है? क्यों दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ी है? अगर हमारी बेटी अच्छे से नहीं रह रही है, तो वो बताओ हम अपनी बेटी को समझा देंगे। लेकिन योगेश मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि योगेश को उसके प्रेम में बिल्कुल रम चुका था। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ कि योगेश ने जब वो एक दिन बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, एक दिन शाम को आया, आने के बाद एक पॉइज़न ले आया, एक ज़हर की शीशी ले आया और ज़हर की शीशी लाकर और उसने अंजू को दी, क्योंकि दोनों में पहले लव मैरिज शादी हुई थी। अंजू को दी और अंजू से सीधा यही बोला, या तो ये जो ज़हर की शीशी है, वो तुम खा लो या मैं खा लूँगा, वरना तुम ये छोड़कर और मुझे तलाक चाहिए, तलाक दो, मुझे उसके साथ रहना। अंजू बहुत समझाने की कोशिश करती है, बहुत परेशान हो जाती है, जब इस हद तक पहुँच जाती है तो अंजू आखिर की उससे प्रेम करती है। वो कहती है हम भी तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम ऐसा क्या है जो आपको नहीं दे पा रहे हैं? बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम इसको अगर हमें तलाक नहीं दोगी तो हम ये ज़हर पी के और मर जाएँगे और हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, या फिर तुम ये ज़हर ले लो, तुम पी के मर जाओ। जब ना समझाने के बाद नहीं मानता योगेश, तो अंजू फिर कहती है कि चलो ठीक है, तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। और वो ये भी बोलता है योगेश कि आप हमें अभी तलाक दे दो, हम तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए दिया करेंगे। तो जब वो ये बोलता है कि हर महीने 15,000 रुपए दिया करेंगे, तो वो बोलती है चलो देखते हैं, फिर तुम अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो हम आपसे दूर, आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं, लेकिन हम दोबारा कभी आपकी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएँगे। योगेश कहता ठीक है, हाँ, तुम हमारी ज़िंदगी में कभी दोबारा लौट के मत आना और हमें आपके साथ रहना भी नहीं। हमें मधु के साथ रहना है और मधु हमें बहुत प्रेम करती है और वो बहुत अच्छे से हमें रखेगी। कोई बात नहीं, इधर वो अंजू जो है उसे तलाक देती है। तलाक देने के बाद मतलब वैसे तलाक लिखित में नहीं देती है, लेकिन उसे छोड़ के अपने मायके चली जाती है। वो कहती है कि हम किसी तरह से अपना गुज़ारा कर लेंगे, आप चले जाओ। आपको जैसे रहना है वैसे रहें। इधर क्या होता है कि योगेश जब इतना सब कुछ होता है, होने के बाद वो जो ज़हर की शीशी थी, वो ज़हर की शीशी लड़की अपने साथ में यानी अंजू अपने साथ में लेती है और लेने के बाद चली जाती है। जब लेने के बाद चली जाती तो इधर योगेश था, योगेश और उधर मधु को सारी बात बताता है कि हम अंजू से हमने तलाक ले लिया और अंजू चली गई है, अब हम दोनों एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। मधु खुश हो जाती है, क्योंकि उसे चाहिए क्या था? उसे ये चाहिए था कि हमें किसी तरह से मौका मिले इसके साथ रहने का और इसे बर्बाद करें और इसका सारा धन लूटें और सब कुछ। अंजू आती है, अंजू शादी करती है, शादी करने के बाद अंजू उसके साथ रहने लगती है। जब उसके साथ अंजू रहने लगती है, रहने के बाद धीरे-धीरे जो अंजू का व्यवहार था वो परिवर्तित होने लगता है। योगेश को लगता है कि ये हमारे साथ मतलब हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। वो कहीं जाने को मना करता तो वो मानती नहीं और किसी भी काम को रोकता फिर भी नहीं मानती। तो योगेश सोचता है अब ये तो सारा कुछ अपोज़िट हो रहा था, मन ही मन पछताने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जो पहले वाली पत्नी जो अंजू थी, वो तो बहुत अच्छे से रहती थी, केयर करती थी, आता था सब कुछ। जब उसे लगता है कि मधु हमारे अपोज़िट जा रही है, हमारी केयर नहीं कर रही है और ये हमसे दूर जाने लगती है, तो योगेश पछताने लगता, करता तो करता क्या? क्योंकि फैसला भी उसी का था, क्योंकि उसी ने ही तलाक दिया था। उसमें अंजू की कोई गलती भी नहीं थी। तो मधु क्या करती है, उसे लगता है कि ये जो पैसा कमाता है, कमाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो इसकी पहली पत्नी थी उसको देने लगे। तो वो एक दिन योगेश से कहती है कहने के बाद कि जो तुम्हारा अकाउंट है, वो अकाउंट का एटीएम वगैरह सारा कुछ हमें दे दो और हम अपने पास पैसे रखेंगे, कहीं तुम पैसे उसको देते हो। यानी कि योगेश से वो जो पैसा आता था, जो योगेश कमाई करता था, वो सारी कुछ अपने आप ले लेती।
ले लेती थी, आराम से पार्टी करती थी, यारों दोस्तों में घूमती थी, अच्छे से रहती थी। वो मना करता था लेकिन मानती नहीं थी। कुछ दिन माना, उसके बाद धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाती है और वो मानना छोड़ देती है। होता क्या है कि योगेश का एक दिन वो कहती है, बोली हम यहाँ नहीं रहेंगे और हमें यहाँ ठीक नहीं लग रहा। आप ये घर बेच के और फ्लैट ले। जब वो फ्लैट लेने की बात करती है तो योगेश थोड़ा परेशान होता है। फिर वो कहता है कि आपको फ्लैट लेना पड़ेगा, हमें यहाँ सही नहीं लगता, हम यहाँ अच्छे से नहीं रह सकते। होता ये है कि योगेश कहता चलो ठीक है, तो प्लॉट प्लॉट ले लेते हैं, यानी फ्लैट ले लेते हैं। तो वो क्या करता, अपना मकान बेच देता। जो उसका मकान था वो 2 करोड़ का उसका मकान बिका, उसने 2 करोड़ का अपना मकान बेच दिया। 2 करोड़ का उसने मकान जो था वो बेच दिया। बेचने यानी मधु ने उसका 2 करोड़ का मकान बिकवा दिया। मकान बिकवाने के बाद उसने जाता है और दिल्ली में ही रोहिणी में जाके फ्लैट खरीदने के लिए बोलता है। जब वो बोलती है कि रोहिणी में दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए, तो वो कहते हैं कि एक ही फ्लैट में साथ साथ रह लेंगे। तो वो कहती नहीं, मतलब जो मधु थी, मधु का कहना था कि तुम फ्लैट खरीद रहे हो वो मेरे नाम पे करा। वो ऐसी चालबाजी में फांसना चाहती थी। लेकिन योगेश को ये खटक रहा था कि कहीं ना कहीं ये हमारी जायदाद हड़पना चाह रही है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे उसकी सारी चालबाजियों से वाकिफ हो चुका था। तो वो मना कर देता कि हम फ्लैट तुम्हारे नाम नहीं कराएंगे, अपने नाम करा। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, तो हम पति पत्नी दोनों आपस में आधा पैसा हमें दो, आधा पैसा तुम लो, तुम अलग अपना प्लॉट लो और हम अपना अलग फ्लैट लेंगे। दोनों अलग अलग फ्लैट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मजबूरन योगेश पैसा देता है, अलग अलग दोनों फ्लैट लेते हैं। वो आधा अपने नाम कराती है, वो आधा अपने नाम कराते हैं। कराने के बाद जब अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, तो इसी बीच होता ये है कि जो योगेश होता है वो एक बहुत ही भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। जब वो पीड़ित हो जाता है, उसकी दिन पे दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। जो हालत बिगड़ती जा रही थी, इधर मधु जो थी उस पर ध्यान ही नहीं देती थी, अपना ऐश करती थी, पैसा जो कमाता था वो सब कुछ करता था। धीरे धीरे उसकी जो जॉब थी वो छोड़नी पड़ गई उसे मजबूरन। और जो मधु थी वो पहले से ही थोड़ी पैसे वाली घर पे अच्छी थी, तो वो आराम से पैसा मिलता, आवारा उड़ाती, सब कुछ होता। वो उसकी केयर करना छोड़ देती है। वो इतना बेबस हो जाता है कि बेचारा खुद का इलाज कराने तक को उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, उसकी जॉब छूट जाती है, सारा कुछ हो जाता है। दिल्ली में ही वो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए हर जरबे आता जाता रहता था। लेकिन पैसे ना होने के कारण वो कभी कभी जाता, कभी कभी ना आता। कभी सरकारी हॉस्पिटल में ये होता है कि सारी दवाइयाँ अवेलेबल अगर नहीं होती तो बाहर से लेनी पड़ती, जिस वजह से उसके पास पैसे नहीं होते थे और कमाने की हालत नहीं थी उसकी। तो वो सोचता था कि क्यों ना अब रुक के दवाई लेंगे, थोड़ा आराम मिल जाता, तभी रुक जाता, जब बात दिक्कत ज्यादा होती तो फिर हॉस्पिटल चला जाता। एक दिन ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, एक दिन फिर दो हॉस्पिटल में गया हुआ होता है। हॉस्पिटल की लाइन में लगा हुआ होता है। जो लाइन लगी होती है पर्चे बनवाने के लिए, उस लाइन में लगा हुआ होता है। तो वहां पर एक लड़की जो थी वो भी एक महिलाओं की लाइन में लगी हुई थी। महिलाओं की लाइन में लड़की लगी हुई थी, उसकी गोद में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी बच्ची थी। वो एक खांसने की आवाज सुनती है, बहुत जोर से खांसने की जब आवाज सुनती है बार बार, तो वो जब देखती है तो उसकी जो निगाह है वो योगेश पर पड़ती है। जब योगेश पर उसकी निगाह पड़ती है तो वो देख के एकदम हैरान हो जाती है। हैरान हो जाती है, जब उसे देखती है तो योगेश की भी निगाह जो है, जब वो उधर देखती है तो उसकी भी निगाह जब सर घुमाता है तो उसके पास पड़ती है, यानी कि अंजू के ऊपर पड़ती है। जब वो अंजू को देखता है, देखने के बाद बिल्कुल बिलक बिलक के एकदम उसको पकड़ के गले लगाकर और पैर पकड़ लेता और रोने लगता। जब वो जोर जोर से रोने लगता है तो अंजू पूछती है, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, ये सब कुछ कैसे, इतना सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बताने से मजबूर था, क्योंकि गलती उसकी थी, वो बता नहीं पा रहा था। अंजू बार बार पूछती, वो रोए जा रहा था। बिल्कुल वहां जो भीड़ लगी थी, जो लोग पर्चे बनवाने थे, सब लोग देख रहे थे, वहां तमाशा सा बन जाता। सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी को नहीं पता था ये है कौन, माजरा क्या है। सब लोग ढांढस बंधाते हैं, समझाते हैं कि ठीक हो जाएंगे, ये सारा कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर वो बताता है कि हमें ये बीमारी है, और बीमारी के बाद फिर वो बताता है कि हमें जो है वो टीबी है और हम टीबी से ग्रसित हैं, और हम दूर रहने के लिए हमसे बोल दिया। तो इस वजह से वो उससे भी थोड़ा दूर हो जाता है, और फिर वो लड़की को, छोटी सी जो बच्ची थी प्यारी सी, उसको पूछता है कि ये लड़की कौन है। अंजू बताती है कि ये लड़की आपकी बेटी है। जो तो वो कहता है हमारी अगर बेटी है तो हमारी बेटी तो थी नहीं जब हमने आपको तलाक दिया। वो कहती है कि हमें समथिंग आपके 2 महीने बाद
जब आपने हमें छोड़ दिया तो हमें पता लगा कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमारे बच्चा होगा। तो बोली हम इसी वजह से बच्चे का सहारा लेकर, वरना अब तक मर गए होते, और इसी के सहारे हम जी रहे हैं। कोई नहीं, वो उसके पालन पोषण करता है, वो अच्छे से पास में बुलाता है, एक बच्ची को हक करता प्यारी से, लेकिन किस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमें टीबी है, तो अगर हम किस करेंगे, अगर बच्ची को प्यार दुलार करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो उसके सर पर हाथ सहलाता और जोर से रोकर और बच्ची को थोड़ा दूर कर देता है। पत्नी को भी दूर कर देता है, अंजू को भी दूर कर देता है। कोई बात नहीं, अंजू कहती है तुम दवाई लो। अंजू उसे संभालती है, संभालने के बाद उसका पर्चा बनवाती है। पर्चा बनवाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दोबारा एक बार दोबारा दिखाना पड़ेगा और अच्छे से दवाइयाँ लो, सारा कुछ ठीक हो जाओगे। अगर दवाई बाहर नहीं लोगे अच्छे से तो फिर बीमार हो जाओगे। तुम्हारा यही काम है कि जब आते हो सही हो जाते हो, फिर नहीं आते हो, जब से दिक्कत होती है तभी आते हो। कोई बात नहीं, अंजू उसका ध्यान रखती है, उसको देख कर तो योगेश सोचता है क्यों ना हम इसके साथ ही चले जाएं। तो अंजू समझ जाती है कि हमारे साथ जाना चाहता है, लेकिन अंजू पहले ही बोल देती है कि हमारे साथ आप नहीं जा सकते, आप अच्छे से घर चले जाओ, और क्योंकि वहाँ माँ है हमारी। तो अंजू भी सोचती कि ये हालत इतनी बेकार है, कि अंजू पहले से ही बहुत बेइंतहा प्यार करती होती है योगेश को, तो वो सोचती है क्यों ना हम योगेश के लिए पहले की तरह उसकी ज़िंदगी में आ जाएँ और उसको अच्छे से रखने लगें, क्योंकि वो उसको देख कर वो बिल्कुल रह नहीं पाती है, जो उसकी हालत होती है। होता ये है कि योगेश और वो दोनों अच्छे से दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद दोनों चले जाते हैं, एक-दूसरे का नंबर ले लेते हैं। लेने के बाद जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद एक-दूसरे से बातें करते हैं, बातें करने के बाद होता ये है कि अंजू जो बोलती है फ़ोन पे, बोली हम आपके साथ रहेंगे और आपको सही करवा लेंगे, अगर आपको ऐतराज़ ना हो। तो योगेश पहले से ही परेशान था, योगेश माफ़ी माँगता, क्षमा चाहता है, बोलता कि हमें माफ़ कर देना, हमने जो किया वो बहुत गलत किया और हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। फिर अंजू जो है वो एक अलग कमरा लेती है किराए पर, एक मकान ले लेती है कालीबाड़ी में, कालीबाड़ी पड़ती है, कालका जी, कालिका जी, कालिका जी पड़ती हैं, वहाँ पर एक कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद वो दोनों वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। जब फ्लाइट पर जाता है, जब सामान लेने के गया था, तो मधु वहाँ थी, लेकिन मधु ने इतना सा भी नहीं पूछा कि अगर तुम सामान लेके जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो बेपरवाह थी, उसे कोई चिंता ही नहीं थी, मरो या जियो, वो तो सोच ही रही थी कब ये मरे, और हम इसे मृत घोषित करके फ्लाइट वगैरह जो है इसके नाम पे वो भी अपने नाम पे करवा लें। कोई बात नहीं, इसके बाद हुआ ये कि वो दोनों आते हैं और कालका जी में कमरा लेके, और अंजू और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। अंजू इलाज करवाती है अच्छे से, बार बार ध्यान रखती है, उसकी पहले की तरह केयर करती है, और केयर करने के बाद वो दोनों थोड़े समय के बाद योगेश जो है वो ठीक हो जाता है, और दोनों प्यार से दोबारा से अपनी ज़िंदगी में उसी खुशी के साथ रहने लगते हैं जिस खुशी के साथ पहले रहे। तो हमारा इस कहानी को सुनाने का सिर्फ इतना ही सही उद्देश्य था कि जो परिवार टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं इधर-उधर के चक्करों में, तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि लास्ट में कह नहीं सकते कौन-सा इंसान कैसा है। जो पास में होता है वो केयर करता है, आपकी अच्छे से रहता है, तो उन रिश्तों को मजबूती से बनाए रखें, इधर-उधर के चक्कर में ना पड़ें। तो आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और बाकी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोबारा आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर दबाएँ और शेयर भी करें, हमारा हौसला और भी बढ़े। बाकी मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।